Hello and welcome to everyone. So today we are going to discuss प्लाज्मा थेरेपी. ठीक है, आपने सुना होगा कि जी पहले जब अभी फर्स्ट वेव आई थी है ना, उस टाइम के ऊपर ये बोला गया कि ठीक है जो रिकवर कर गया है ठीक है कोविड से, उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उसका प्लाज्मा जो अभी जिसकी कंडीशन ख़राब है उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि उसकी बॉडी रिकवर कर पाए. ऑल्दो अभी जो ICMR ने ये बोल दिया है कि ये वाली स्टडीज़ को जितना आपने प्लाज्मा थेरेपी से हम करते हैं, प्लाज्मा दूसरे की बॉडी के अंदर भेजते हैं, उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम बोल सकते कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. ठीक है, खैर हमें UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये काम कैसे करती है. ठीक है जी, तो पहले ये देखते हैं कि ब्लड हमारा जो है दोस्तों, उसके अंदर प्लाज्मा ये वाला येलो पोर्शन जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये है 55%. ठीक है जी, बहुत ही कम. थोड़ी सी प्लेटलेट्स भी हैं जो आपका जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको रोकते हैं, है ना. जैसे आपने देखा होगा हीमोफीलिया के अंदर प्लेटलेट कई बार इंसर्ट भी की जाती है पेशेंट के अंदर ताकि बहुत ज़्यादा उसका जो ब्लीडिंग है कम हो पाए. ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास RBC के अंदर क्या होता है, RBC के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन आपका O2 लेके जाता है, CO2 लंग्स से वापस भेजता है. ठीक है जी, तो इससे हमारी बॉडी का जो भी हम सांस लेते हैं वो जो ऑक्सीजन है हमारी, ये बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाती है. ठीक है, ओके. अब एक होता है हमारा WBC. ठीक है जी, WBC के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बेसिकली बचाते हैं. इसके अंदर एक है लिम्फोसाइट के आगे फर्दर टाइप है T सेल एंड B सेल. ठीक है जी, तो इसको हम पढ़ेंगे आज इसके अंदर, अभी आपको फिर समझ आएगा. तो हमारा टारगेट क्या है, ये प्लाज्मा. अब ये प्लाज्मा पेशेंट की दूसरे पेशेंट की बॉडी के अंदर दिया जाता है, लेकिन उससे अब ऐसा क्यों किया जाता है, ये कहते हैं कि जी प्लाज्मा के अंदर जो पेशेंट रिकवर कर चुका है ना, जो रिकवर किया, इट मीन्स कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ इस प्लाज्मा के अंदर होती हैं. लेकिन सवाल ये आता है कि एंटीबॉडीज़ इस प्लाज्मा के अंदर आई कहाँ से, है ना. तो चलो उसको देखते हैं. पहले अगर आप प्लाज्मा देखोगे, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो वाटरी होता है, शुगर, फैट, प्रोटीन, ये सब होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी के अंदर. जैसे आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो ये लिक्विड है, ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर घूमता है ना, तो ब्लड का ही पार्ट है बेसिकली. तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे हमारा जो भी सेल से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो भी इसके अंदर आता है. एंटीबॉडीज़, क्लोटिंग फैक्टर, जो हमारे बहुत सारी ब्लीडिंग होती है उसको क्लॉट करते हैं. ठीक है, जो मैसेंजर जो एक सेल से दूसरे, जैसे हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं. ठीक है जी, प्रोटीन, ये सब कुछ इसके अंदर जाता है जो डिफरेंट पार्ट के अंदर पहुंचता है. ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया. चलो अब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ कैसे जनरेट होती है. मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट, उसमें T सेल, B सेल, दो तरह के सेल हैं. ठीक है जी, तो दोनों अपनी तरफ से अलग अलग मेथड है जिससे एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं. मान लो यहाँ पे वायरस किसी इंसान की बॉडी के अंदर गया है ना, अब ये है एंटीजन, दिस इज एंटीजन. ठीक है, अब एंटीजन आपका जो हमारी बॉडी के जो B सेल है उसको एक्टिवेट करता है. ठीक है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा. ठीक है, अब इससे एक तो बनता है मेमोरी B सेल क्या करते हैं कि मान लो ये वाला एंटीजन फ्यूचर के अंदर आया हमारी बॉडी के अंदर, तो इनकी मेमोरी होगी कि भाई ये वाला पहले आया था, ये अब आया, और उसी तरह से ये हमारी जो इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करता है ना, एक रिमाइंडर देता है कि ये पहले भी आ चुका था. ठीक है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वही एंटीबॉडीज़ जनरेट करना स्टार्ट कर देती है. तो इसकी मेमोरी कितनी रहती है, ये आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो इसकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा. अगर मान लो इसकी मेमोरी बहुत कम है ना, कुछ साल हैं, कुछ महीने हैं, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी बाद में एंटीबॉडीज़ जनरेट नहीं कर पाएगी, हमारी इम्यूनिटी इतनी उस एंटीजन के खिलाफ स्ट्रांग नहीं रहेगी. ठीक है जी, आगे चलते हैं. अब ये एक तो ये काम हो गया. दूसरा ये प्लाज्मा सेल बनाता है. ठीक है जी, ये प्लाज्मा सेल बहुत ज़्यादा आपकी एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं. अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये पहुंचती हैं आपकी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, और ये वही प्लाज्मा है जो पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जो जिसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं. अब ये देखो घूम के जो सारी एंटीबॉडीज़ बनी ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ गई. ठीक है, दूसरा ये भी होता है कि जो T सेल है, T सेल के अंदर भी दो टाइप के जो मेजर सेल हैं, एक है हेल्पर T सेल, दूसरा है किलर T सेल.
ठीक है जी। किलर टी सेल तो डायरेक्टली जो सेल के ऊपर अटैक करता है। जो हेल्पर टी सेल है ये हेल्प करता है, ये बी सेल को जगाता है कि भाई उठो, तुमने एंटीबॉडीज़ बनानी है, ठीक है जी। अब ये बी सेल को जगाया, अब ये फिर गया प्लाज्मा सेल के पास, प्लाज्मा सेल ने फिर सिक्रीट की एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ अपनी कहाँ चलेगी, अपनी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है जी। तो ये फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर चलेगी। तो हमें इस दोनों पिक्चर से क्या समझ आता है, हमें ये समझ आता है कि ये वाला जो प्लाज्मा है इसके अंदर अब एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं, ठीक है जी। अब सवाल तीसरा कि इस एंटीबॉडीज़ को अब इस प्लाज्मा को सेपरेट कैसे करना है, जो मेजर पार्ट है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे पढ़ा है भाई इतने पार्ट्स हैं, है ना, यहाँ पे आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लाज्मा भी है ब्लड के अंदर, लेकिन हमें प्लाज्मा चाहिए क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी में यही काम आएगा, लेकिन इसको अब सेपरेट कैसे किया जाए, ठीक है। इसके लिए भी एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लड पेशेंट का लिया, इसके अंदर डाला गया, ऑल दो बहुत सारी प्रोसेस हैं। एक तो आप सीधा ये प्लाज्मा भी निकाल सकते हो पेशेंट की बॉडी से, ठीक है, वो साथ साथ में प्रोसेस होता रहता है, लेकिन कंसेप्ट समझना में ये वाला जो प्रोसेस है मेन सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। यहाँ पे ब्लड डाल दिया पेशेंट का, ठीक है जी, इसके अंदर भी डाल दिया, जो भी जितनी मतलब बहुत सारी यहाँ पे रहती हैं, ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब टाइप, तो इसको डाल के इसको बाद में बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता है, बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता है। अब जब ये एंगल के ऊपर है, एंगल के ऊपर होगी तो बहुत तेज़ आप रोटेट करोगे। अगर आप याद करो कि जब आप वहाँ पे छोटे होते झूले पे झूलते थे ना, वहाँ पे वैसे घूमता था तेज़ी तेज़ी से, तो आप क्या करते थे, अगर सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है जी, तो ये रोप से यहाँ पे चेयर वगैरह बांधी हुई है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसको तेज़ से घुमाओगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा, है ना, जब तेज़ घूमता है। एक टाइम अगर इतनी तेज़ घूम गया तो बिल्कुल ही ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, लेकिन इतनी तेज़ पहुँचाते नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स नीचे से बोलने लगते हैं अभी उतारो मेरे बच्चे को, है ना। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है, जैसे आप इसको तेज़ घुमाओगे तो ये वाला नीचे वाला जो हैवियर है, जो हैवियर पोर्शन है वो नीचे रह जाएगा, उससे लाइट थोड़ा ऊपर रह जाएगा, उससे लाइट ऊपर रह जाएगा। तो अगर इसी में टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे उठा के देखूँ तो जो हैवियर पोर्शन है आरबीसी ये नीचे चला जाता है, उससे लाइट है डब्ल्यूबीसी ऊपर आ जाता है, और उससे लाइट है प्लाज्मा, तो यहाँ से प्लाज्मा को बाहर निकाला जाता है और पेशेंट के अंदर डाला जाता है, ठीक है जी। तो यही प्रोसेस है कि इसके अंदर आपको यूपीएससी के लिए क्या क्या पढ़ना है। यूपीएससी हमें ये पूछ सकती है प्लाज्मा थेरेपी क्या है, वो हमने समझ लिया कि पेशेंट की बॉडी के अंदर भेजा जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरा यूपीएससी हमें ये पूछ सकती है कि ब्लड के अंदर सबसे मैक्सिमम परसेंटेज, कि वो बोलेगा कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है ये आरबीसी की है ना, तो यहाँ पे प्लाज्मा देन आरबीसी देन डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी, ये हमें थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना है। उसके बाद यूपीएससी हमें पूछ सकता है कि प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट को और उसके बाद एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं टी सेल बी सेल का काम क्या है, एंटीबॉडीज जनरेट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेमोरी सेल क्या होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सीधा, तो वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, या आपको ऐसी भी स्टेटमेंट आ सकती है, वहाँ पे बोला जाए कि आरबीसी की जो मैक्सिमम परसेंटेज है ब्लड के अंदर और ये हैवियर है, ठीक है जी। ऐसी दो स्टेटमेंट बन गई, तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो यहाँ पे हमने सब कुछ समझ लिया, आप मेहनत करते जाओ और अपना ध्यान रखो, आपको पता है कोविड है। सो थैंक यू वेरी मच।